नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहाली से मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक मोहाली में हुई। इसमें सर्वसम्मति से भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। भगवंत मान कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले 13 मार्च को वो केजरीवाल के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान ने आज दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से गले मिले। भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब में 70 साल पुराना किला ढह गया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਥ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢਹਿ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने पंजाब के बहुत बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में हराया है। इनमें से 2 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। पहले हैं अजीतपाल सिंह कोहली, जिन्होंने पटियाला में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और महाराजा पटियाला कहे जाने वाले अमरिंदर सिंह को हराया है। दूसरी हैं हॉट सीट अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रही जीवनजोत कौर, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया जैसे बड़े बड़े नेताओं को इन चुनाव में हरा दिया। हमने इनसे बात की, देखिए। पहले तो अपनी पहली प्रतिक्रिया कि आपने जो सबसे हॉट सीट थी उसमें नवजोत सिद्धू को हरा दिया, बिक्रम सिंह मजीठिया को हरा दिया और सबको हैरान करते हुए चुनाव निकाल के ले गई। देखिए, ऐसे है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव था। सो ये जीत भी लोगों की जीत है और कहीं ना कहीं आवाम, पंजाब के लोग जो हमारी रिवायती पार्टियां थी उनसे इतने दुखी परेशान थे कि उस सारे चक्कर में वो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट भी भूल गए, जिसके लिए पंजाब हमेशा से जाना जाता था। और मैंने जब लोगों के पास डोर टू डोर करते हुए जाना शुरू किया, फर्स्ट रिएक्शन वाज, मैम आप तो अब आए हैं, हमने तो 6 महीने पहले ही मन बना लिया था कि हम वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे। पहली चीज आप क्या करना चाहेंगी कि जिससे लोगों को लगे कि उन्होंने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की, फैसला ठीक था आपको चुनने का? सबसे पहले लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने हमें एक मौका दिया जो हम मांग रहे थे। उसके बाद एक एश्योरेंस लोगों को जो हम पहले ही दे रहे थे, और क्योंकि वो मेजर कंसर्न था लोगों का कि वोट मांगने हर कोई आता है, बाद में मिलता नहीं। सो एक प्रॉमिस ये था कि हम असेसिबल रहेंगे। और उसके बाद जो लोगों के मुद्दे हैं, जैसे बेसिक भी नहीं है कहीं पे, तो साफ पीने का पानी नहीं है, विधानसभा में गंद बहुत गंदा है। सो ऐसे सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अदर देन दैट जो मेजर इश्यूज हैं, ड्रग्स है, हेल्थ एजुकेशन पे बहुत काम होने वाला है। वल्ला सब्जी मंडी के हालात बहुत ख़राब हैं, फोकल पॉइंट की डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और मतलब एक अच्छा एमएलए बनना चाहूँगी मैं। जब मैं चुनाव के दौरान भी आपसे मिला था तो मैंने आपसे कहा था कि इनका गढ़ है कैप्टन साहब का, और कितने सालों से वैसे भी मतलब महाराजा पटियाला वो जाने जाते हैं, लेकिन कितने ही सालों से ये सीट जो है उनके परिवार के पास है। तो आपको क्यों लगता है कि आप जीत सकते हैं? लेकिन तो चुनाव के दौरान जो है, आप अब तो जीत लिया आपने, चुनाव के दौरान वाकई में आपको लग रहा था, सच बात थी ये? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई वॉज वेरी श्योर फ्रॉम द वेरी ऑनसेट। मेरे को पूरा यकीन था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि 2 वजह थी। लोगों के मन में इनके खिलाफ बहुत रोष था सर। पटियाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पिछले 5 साल में इतना बदनाम हो गया था, लोग थक चुके थे, हार चुके थे और उनके अंदर बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ जो दूसरी वजह थी वो थी केजरीवाल साहब की जो दिल्ली में मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, उसमें विश्वास। कैप्टन साहब को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो पटियाला के कैप्टन आप हो गए हैं? सर मैं हमारे
फादर फिगर फॉर अस। मैं तो यही बोलूँगा सर, आप ग्रेसफुली आप रिटायर कीजिए। यू हैव पास्ट योर बेस्ट, देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट जो आप अब ऑफर करेंगे। 83 की आपकी एज है, आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, और बस बहुत हो गया। पंजाब ने भी आपसे जो लेना था वो ले लिया, अब आप क्या देंगे, आप रेस्ट कीजिए। अब आपने महाराजा पटियाला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है, तो मन में ये तो होगा कि उस जब उन इतनी बड़ी शख्सियत को हराया है तो कुछ सम्मानजनक पद आगे आपको मिलना चाहिए। सर आई टेक वन डे एट ए टाइम सर। इतना नहीं है, इतना दूर का नहीं सोचता हूँ। अभी एक मुकाम पे पहुँचे हैं, उसका ही शुक्राना कर दें भगवान को, वही बहुत बड़ी बात है। आगे चीज़ें तो उसकी रहमत हुई तो जरूर होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी आखिरी कैबिनेट बुलाई और उसके बाद वो राजभवन पहुंचे इस्तीफा देने के लिए। ये औपचारिकता है और राजभवन में पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने चुनावों में जीत के लिए बधाई दी। यूपी में बीजेपी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में मंत्री अपना पद छोड़कर, बीजेपी छोड़कर सपा की साइकिल में सवार हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तमाम बड़े बड़े वादे दावे किए थे। उन्होंने खुद को नेवला बताया था और कहा था बीजेपी नाग है और वो नेवला बनकर बीजेपी को खत्म कर देंगे। लेकिन हाल ये हुए कि खुद भी हारे और सपा चुनाव हार गई। आज हमने उनसे बात की तो वो अब भी कह रहे हैं कि वो जहर खत्म करेंगे और जब मौका मिलेगा तो वो नाक को खत्म कर देंगे। देखिए उनसे हमारी ये दिलचस्प बातचीत। हम इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब आए थे तो अपने साथ काफी विधायकों को लेकर के भाजपा से सपा आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी फाजिलनगर से चुनाव हार गए हैं और सपा प्रदेश में चुनाव हार गई है। स्वामी प्रसाद जी, आप जब आए थे तो ऐसा लगा कि माहौल बन गया है, कहीं पीछे सपा थी लेकिन लगा कि नहीं स्वामी प्रसाद जी अच्छा करवा देंगे, जो ओबीसी वोट है, पिछड़े वोट देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और आपको भी वो वोट नहीं मिले कि आप विधानसभा पहुंचे। ये बात सही है कि जिस तरीके से वोट का पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी में होना था नहीं हो पाया है। हम जीत कुछ हद तक बड़े पैमाने पर हासिल भी किए हैं, लेकिन सरकार बनने से चूक गए हैं। लेकिन उसके बावजूद विधायकों की संख्या हमारी 2.5 गुना बढ़ी है। हमारा जो वोट प्रतिशत है उसमें भारी इजाफा हुआ है। लेकिन सरकार बनने से चूक आपके सवाल को कहीं न कहीं छोड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हम भले सरकार बनने से चुके हों, लेकिन जनाधार बढ़ाने में हमारा काफ़ी इजाफा हुआ है और जो चूक हुई है उसकी भरपाई के लिए हम लोग चिंतन मनन करेंगे, कहाँ किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं। ये भी हो सकता है कि हम अपनी बात को जन जन तक ना पहुंचा पाए हों। आपने कहा था जब आए थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, हम लोगों ने बड़ा वो बयान भी चलाया, आपने कहा कि मैं नेवला हूं और बीजेपी सांप है, मैं सांप को खत्म कर दूंगा। तो अब तो इस बार उल्टा हो गया, लग रहा है कि सांप जीत गया, नेवला हार गया। देखिए, मैं अपने मिशन में कारगर नहीं हो पाया हूं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांपनाथ और नागनाथ का जहर खत्म हो गया। उनका जहर जिंदा है और नेवला इस फिराक में रहेगा कि उस जहर को कभी न कभी निकालेगा। ऐसे वाकई में स्वामी जी से बात होने के बाद लगता है कि उनके हौसले टूटे नहीं, भले ही चुनाव हार गई वो सपा भी और वो खुद भी वो कह रहे हैं कि वो सपा में रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उनका कहना है कि लड़ाई लंबी है, विपक्ष में पहले भी रहे हैं, तो मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में कभी सत्ता में रही बसपा को इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया से बात की और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दुष्प्रचार की वजह से उनकी पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा है। उनकी पार्टी को सपा ने बीजेपी की बी टीम बताया, जो बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी से उनकी लड़ाई सैद्धांतिक है। प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए, और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये पॉपुलर मैंडेट नहीं है, बल्कि ये मशीनरी मैंडेट है। सुनते हैं क्या बोल रही हैं ममता। हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे, हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव अपना हार गए। अब यह सवाल बना हुआ है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने उत्तराखंड की आम जनता से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी की इस जीत पर वो क्या सोचते हैं। देखिए। आपसे जानना चाहता हूँ, यहीं पे रहते हैं आप? तो आपने तो पूरा दौर देखा होगा जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। मुख्य मुद्दा उस वक्त विकास था, हिली क्षेत्रों का, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास था। पिछले 20 साल में क्या लगता है कितना विकास हुआ वाकई में? विकास तो हुआ है, विकास काफ़ी हुआ है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में था, उस टाइम यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था, तो अब छोटा स्टेट बनने के बावजूद तो यहाँ विकास हुआ ही है। और 5-5 साल में हमारे यहाँ सरकार बदलती रहती थी, अब के बारे में ऐसा हुआ कि डबल आ गई। हाँ, लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर ही हार गए। जो दूसरे कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे वो भी हार गए। तो लोगों ने मोदी फैक्टर को वोट दिया है, न कि यहाँ के जो लोकल विधायक है इतने कोई खास काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपने अपने आदमियों का काम करता है। सर, आपके हिसाब से राज्य के बड़े मुद्दे क्या है? कई सालों से आप देख रहे होंगे राजनीतिक पार्टियों को। सबसे पहले तो महंगाई, उसके बाद है स्कूल के बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दी गई स्कूल में कि बेहिसाब, छोटा आदमी पढ़ा ही नहीं सकता बच्चे को। और रोजगार है कहाँ? रोजगार तो बंद कर ही दिए। रोजगार चलेंगे तो इंसान का पूर्ति होगी, नहीं चलेंगे तो। पिछले 5 साल में लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं। फिर वोट क्यों दिया गया सरकार को? अरे वोट तो देना ही पड़ेगा सरकार को। किसको? मतलब ऑप्शन भी तो है, कांग्रेस को भी दे सकते हैं। नहीं, मोदी ने बहुत काम किया। हाँ। मोदी ने इतना काम किया, कर नहीं सका था कोई, आज तक नहीं करा, इतने दिन हो गए। वो पहले तो उसका कश्मीर का मुद्दा, उन्होंने एकदम झंडा गड़ाया। उसके बाद ये कहना 3 तलाक का। आप यहाँ पर बाहर के रहने वाले या फिर यही के लोकल है आप? नहीं, अभी तो मैं यहाँ 1.5 साल से आ चुका हूँ। हाँ। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ बच्चों की एडमिशन और स्टडी के लिए यहाँ पर पर्पस से शिफ्ट किया था। अच्छा, लेकिन गुजरात में तो काफ़ी विकास है, इतना मतलब डेवलप्ड है गुजरात, तो फिर आपको उत्तराखंड क्यों आना पड़ा? डेवलप देखो, सभी जगह पे डेवलपमेंट पोटेंशियल है। थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा हो चुका है, कहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इन प्रोग्रेस होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। मतलब देहरादून में या फिर इस क्षेत्र में आपको लगता है गुजरात से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन जो सिस्टम्स है वो बेस्ट है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो मेजर डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के ऊपर है। ये जो स्पॉट है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बढ़िया हुआ है। बड़ी खबर में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आज के लिए बड़ी खबर में